हेलो एवरीवन। तो कल हमने फर्स्ट पार्ट किया था आरपीएफ एसआई के एग्जाम के जो आए थे पेपर में क्वेश्चन उसका। अब उसका सेकंड पार्ट करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन आए थे, 25 क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे। अब बचे हुए 25 क्वेश्चन करके एक पूरी शिफ्ट जो है हमारी खत्म हो जाएगी। चलो शुरू करते हैं इसको। चलो भाई। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम एम टू इम्प्रूव द फूड एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द पीपल एक्सपीरियंसिंग पॉवर्टी। तो कौन सा प्रोग्राम है जो कि लोग पॉवर्टी मतलब गरीबी रेखा के नीचे हैं उनके लिए हमारी गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रोग्राम जो है लॉन्च कर रखे हैं। ऐसे टोटल 3 प्रोग्राम है। एक तो उसमें सबसे पहले आज इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। टोटल जो हमारे यहाँ 3 प्रोग्राम लॉन्च हो रखे हैं उसमें सबसे पहले आ जाता है यही पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड आ जाता है हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। सेकंड होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड एंड डेवलपमेंट। थर्ड आ जाता है हमारा मिड डे मील योजना जो चलती है ना स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील वो हो जाती है। इसका जो मेन पर्पज है वो है इम्प्रूव करना फूड एंड न्यूट्रिशन का जो स्टेटस है ऑफ द पीपल एक्सपीरियंसिंग पॉवर्टी। जो भी गरीबी रेखा के नीचे है उनके लिए अच्छी तरह का फूड और जो भी न्यूट्रिशियस खाना है वो उनको प्रोवाइड कराना। ये जो मैनेज करती है इसको सेंट्रल, स्टेट और यूटी तीनों गवर्नमेंट जो है मैनेज करती है। अगर मतलब दिल्ली का है तो यूटी गवर्नमेंट करेगी, यूपी का है तो स्टेट करेगी और सेंट्रल तो रहती है साथ में। इसमें जो शायद 60-40 ऐसे करके रेशियो में रहता है कि इतना हम देंगे इतने आप देंगे, ऐसे चल के ये स्कीम काम करती है। सेकंड क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द फाउंडेशन ऑफ जयपुर अतरौली घराना पर्टिकुलरली इन द रियम ऑफ तबला प्लेइंग। किसने किया था जयपुर का ये जयपुर अतरौली घराना जो है इसकी जो है फाउंडेशन किसने करी थी, किसने तबला प्लेइंग में। तो इसका सही आंसर होंगे उस्ताद अलादिया खान। उस्ताद अलादिया खान ने जो है ये अतरौली जयपुर का अतरौली घराना की जो है फाउंडेशन करी थी। उनका नाम क्या था, उस्ताद अलादिया खान। ऐसे ही ग्वालियर घराना जो है उसकी फाउंडेशन करी थी, उसका थे फाउंडर कौन थे, नंथन खान। ऐसे ही रंगीला जो है उसके फाउंडर कौन थे, फयाज खान। और किराना घराना जो है उसके फाउंडर कौन थे, अब्दुल वाहिद खान। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें मनु भाकर और सरबजोत सिंह जिन्होंने शूटिंग में जो है मिक्स शूटिंग का कंपटीशन था ओलंपिक 2024 वाला, उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता। तो इन्हें ये जो है किसने हराया था, डिफीटेड टू विन ब्रॉन्ज मेडल जीतने के लिए इन्हें किसने हराया था, वो कहाँ का प्लेयर था ये पूछा है। तो वो कहाँ का था, साउथ कोरिया का प्लेयर था जिसने हराया था। इंडिया ने टोटल जो है 6 मेडल जीते थे जिसमें से एक जो है सिल्वर था और 5 जो है ब्रॉन्ज मेडल थे। चलो देख लेते हैं कौन कौन से थे। तो सबसे पहले जो सिल्वर मेडल जीता था वो जीता था नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में। इंडिया में टोटल 6 मेडल जीते थे। सिल्वर जीता था 5, जिसमें आ जाता है सबसे पहले मनु भाकर ने जीता था 10 मीटर एयर पिस्टल में। फिर मनु भाकर और सर्वजोत ने दोनों ने मिलकर ये जो है मिक्स मैच हुआ था, मिक्स वाले में जीता था सिल्वर। फिर अमन शेरावत जो है रेसलिंग में फ्री स्टाइल 57 कैटेगरी में जो जीता था, जो कि 21 साल के सबसे यंगेस्ट प्लेयरों में से एक हो गए हैं वो। और ऐसे ही स्वप्निल खुसले ने जो है 50 मीटर ये जो है राइफल में जीता था। ये एयर पिस्टल है, ये राइफल है। 50 मीटर राइफल में जो है स्वप्निल ने और 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर ने। और इंडिया की हॉकी टीम ने जो है वो सिल्वर जीता था। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में कौन सी इसमें से जो कथन है वो सही है। ही वाज मैरिड टू द डॉटर ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। ही वाज गवर्नर ऑफ लाहौर। ही नॉमिनेटेड हिज डॉटर एज हिज सक्सीजर। तो इसमें कौन सा सही है, इसमें से सही हो जाएगा एक तो ऑप्शन फर्स्ट सही है कि वो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है दामाद था। और दूसरा सही हो जाएगा कि उसने अपनी बेटी को जो है अपना नया राजा घोषित किया था। जो इसकी बेटी का नाम क्या था, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान को इसने नया राजा घोषित किया था। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड। ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, सेकंड वाला गलत है। गवर्नर नहीं था वो लाहौर का, बल्कि उसने जो है कैपिटल शिफ्ट करी थी अपनी दिल्ली। चलो इल्तुतमिश के बारे में जब बात हुई है तो स्लेव डायनेस्टी को देख लेते हैं जिससे वो बिलोंग करता था। स्लेव डायनेस्टी जो थी पहली मुस्लिम डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की, जिसको फाउंड किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जिसको हम इस जो स्लेव डायनेस्टी इसको हम क्या कहते हैं, मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं। ये ऐबक जो था इसका वो था दामाद था जिसका नाम था ऐबक के दामाद का इल्तुतमिश, जिसके बारे में भी क्वेश्चन था। इल्तुतमिश जो है 1211 से लेकर 1236 तक जो है राज करता है। और इसकी जो कैपिटल रहती है, इसकी कैपिटल कौन सी थी, इसकी कैपिटल थी दिल्ली, जिसको इसने लाहौर से रिप्लेस किया था। इसने जो है 2 कॉइन चलवाए थे, एक सिल्वर और एक कॉपर का। सिल्वर के कॉइन का क्या नाम था, टका। और गोल्ड ये जो कॉपर का कॉइन था इसका नाम था जीथल।
जो इसने ये जो कुतुब मीनार जो है इसको इसने कंप्लीट करवाया था, जिसकी शुरुआत करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बनवाना शुरू किया था इसके ससुर ने, और इसने इसको खत्म करवाया था। इसकी जो बेटी थी वो इसने उसके बाद इसको उसने शासन पे बैठाया था, जो 5 से 7 साल इसने शासन किया था, फिर इसकी हत्या कर दी गई थी। तो स्लेव डायनेस्टी टोटल जो थी 1206 से लेके 1290 तक रहती है, और ऐबक जो होता है इल्तुतमिश 1211 से लेके 1236 तक रहता है। अब आता है द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट डिस्क्राइब द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को किसने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था? तो ये हमने बायोलॉजी के चैप्टर में आता है, ये हमारा ये किया था ग्रिगर मेंडल ने। मेंडल थ्योरी भी है एक, जो मेंडल ने 3 थ्योरी दिए थे। लॉ ऑफ डोमिनेशन दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था। ये 3 प्रिंसिपल दिए थे, ये जो 19th सेंचुरी के एस्थेटिकल मॉन्क थे। तो सबसे पहले जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था, इसमें जो होता है 2 कॉन्ट्रास्टिंग जो ट्रेट होते हैं, जब इसमें जो गैमेट होता है तो इसमें जो डोमिनेटिंग होता है उसके जो है ज्यादा लक्षण देखने को मिलते हैं, इसलिए इसका नाम जो था लॉ ऑफ डोमिनेंस था। ऐसे सेकंड आता है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें जो होता है गैमेट के समय जो फॉर्मेशन होती है 2 एलिगी, उसे उसका जो है पेयर बनता है सेपरेट सेपरेट, उसमें वो होता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उसके बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है? इसमें 2 पेयर बनाते हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के, जो कि प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? एक पेयर के अंदर गैमेट के, उसे वो इंडिपेंडेंट होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब असॉर्टमेंट तो है लेकिन वो इंडिपेंडेंट है। ठीक, अब आता है नेक्स्ट, इफ यू वर एडवाइज अ स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट शीशम कल्टीवेशन करना, अगर कहीं स्टेट में कहा जाता है, जिसको राबी कल्टीवेशन भी कहते हैं, राबी क्रॉप, तो हम किस साइड में इंडिया के कहेंगे? ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में या साउथ में? तो ये शीशम कल्टीवेशन जो होता है ये 2 अलग अलग जगह अलग अलग नाम से है। जैसे नॉर्थ में जो है इसको कहा जाता है खरीफ क्रॉप, ऐसे इसको साउथ में कहा जाता है राबी क्रॉप। तो हमसे क्या बताता है राबी क्रॉप कहाँ कहा जाता है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर, साउथ में कहा जाता है इसको राबी क्रॉप। ठीक, ये देखो, जैसे नॉर्थ में इसको खरीफ कहा जाता है, वैसे साउथ में राबी कहा जाता है। इसमें खरीफ का एग्जाम्पल हो गया जैसे बाजरा, राइस, ज्वार, ऐसे राबी का एग्जाम्पल हो जाता है व्हीट, ओट्स और मस्टर्ड, ये सब हो जाते हैं इसके एग्जाम्पल। इंडियन चेस प्लेयर रौनक सैदवानी जिसने फिनिश किया है ज्वाइन द सेकंड मास्टर ग्रुप ऑफ 30th अबू धाबी इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में जो है वो जो है सेकंड आया है। उसमें वो कहां से है, वो किस शहर से बिलोंग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागपुर। रौनक ने जो है सेकंड आए हैं, और जो थर्ड आई है वो है दिव्या। और ग्रैंड मास्टर जो हुए हैं ये 13 की एज में थे, और ये सबसे यंगेस्ट मतलब 10th यंगेस्ट प्लेयर थे जो कि ग्रैंड मास्टर बने थे, जिसका नाम था रौनक। कहां के थे? नागपुर के थे। सेकंड आए थे, थर्ड आई थी दिव्या। Which of the following is a feature of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003 FRBMA? इसका आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। द रिडक्शन ऑफ फिजिकल डेफिशिएंसी 0.5%, 2%, 4%, 3%। सही आंसर होगा इसका रिडक्शन ऑफ फिजिकल डेफिशिएंट 3%, 0.3% जो जीडीपी में होता है हर साल, उसको कहते हैं हम, वो जो होता है वो होता है हमारा फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये जो है स्टेब्लिश किया था किसने? फाइनेंशियल डिसिप्लिन में रिड्यूस करने के लिए। देखो, इसको स्टेब्लिश किया था फाइनेंशियल जो डिसिप्लिन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए, फाइनेंशियल डेफिशिएंट को। इसके जो उस समय जब ये लॉन्च किया गया था, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर जो थे 2000 में, वो थे यशवंत सिन्हा। इस बिल को जो अप्रूव किया गया था 2003 में, और जो ये इफेक्टिव हुआ, मतलब केम इनटू फोर्स में आया, जब ये लागू हुआ तो वो था 2004 का समय, जुलाई का, 5 जुलाई 2004। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जब उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कब अप्रूव हुआ था और कब जो है इफेक्ट में आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ इसरो? इसरो के फाउंडर किसे कहा जाता है? सबको पता है, विक्रम भाई साराभाई को कहा जाता है। इसरो का फाउंडेशन कब हुआ था? इसरो का फाउंडेशन हुआ था 15 अगस्त 1969 को। Who among the following Muslim leader first propounded the theory of 2 nations? किसने जो है 2 नेशन की थ्योरी को जो है शुरू कहा था कि हमारे 2 नेशन होने चाहिए बंटवारे के लिए? तो इसका नाम था मोहम्मद इकबाल था। ये ने कहा था 2 नेशन होने चाहिए, एक होना चाहिए हिंदू, दूसरा होना चाहिए मुस्लिम। एक होना चाहिए हिंदू, दूसरा होना चाहिए मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम। 1930 में जो है मुस्लिम लीग की एक सेशन होती है इलाहाबाद में, वहां पे इसने ये प्रस्ताव रखा था।
कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। सही बात है, देश का बंटवारा करा तो पागल कुत्ते की गाड़ी ही उठा के ले जाएगी। According to Indian Meteorological Department, which season can be observed from October to December? कौन सा सीजन जो है अक्टूबर से दिसंबर में चलता है? अक्टूबर से दिसंबर में हमारा कौन सा रहता है? इस समय कौन सा सीजन चल रहा है? इस समय चल रहा है पोस्ट मॉनसून। मॉनसून खत्म हो चुका है, वो सीजन होता है दिसंबर का। अभी जनवरी में कौन सा चल रहा है? जनवरी में इस समय हमारा चल रहा है विंटर सीजन। इस समय कौन सा चल रहा है? प्रेजेंट में जब हम कर रहे हैं ये वीडियो उस समय विंटर सीजन चल रहा है। इसका सही दिसंबर में, अक्टूबर से दिसंबर पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोस्ट मॉनसून पीरियड है वो, पोस्ट मॉनसून, मॉनसून के बाद का पीरियड। क्या आंसर होगा? पोस्ट मॉनसून पीरियड। और प्रेजेंट में विंटर चल रहा है। पोस्ट मॉनसून हो गया। विंटर कब से कब तक रहता है? विंटर रहता है दिसंबर से लेके अप्रैल तक। इसके बाद क्या आता है? अप्रैल के बाद इसमें आ जाता है अप्रैल से लेके जून और मिड जुलाई तक जो है हमारा समर सीजन चलता है। ये जो होता है समर आता है। और मॉनसून सीजन कब आता है? मॉनसून सीजन जो आता है ये जुलाई से लेके रहता है सितंबर तक। अच्छा, ये लिखा ही हुआ है, ये रहा पोस्ट मॉनसून, विंटर, समर और ये मॉनसून सीजन। अक्टूबर से दिसंबर पोस्ट मॉनसून विंटर जो होता है दिसंबर से अर्ली अप्रैल तक चलता है। ऐसे ही समर जो होता है अप्रैल से जून जुलाई रहता है। मॉनसून जो रहता है जुलाई से सितंबर तक रहता है। Who among the following is the ex officio chairman of राज्यसभा? किसे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा का कहा जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 64 के अंदर आता है, जो कि होता है जिसमें जो है वाइस प्रेसिडेंट को एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कहा जाता है। और वाइस प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 63 के अंदर आता है। ये देखो, आर्टिकल 63 में आ जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 64 में आ जाते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ इंडिया, 65 में आता है एक्ट एज ए प्रेसिडेंट। अगर कभी प्रेसिडेंट इमरजेंसी में नहीं है या कोई छुट्टी वेकेशन पे गए या मेडिकल इमरजेंसी है तो उस समय जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट का काम करेंगे, लेकिन उनको सैलरी और अलाउंसेस जो होंगे सब वो वाइस प्रेसिडेंट वाले मिलेंगे, प्रेसिडेंट वाले नहीं। ऐसे इसमें 66 आर्टिकल जो होता है इसमें आ जाता है इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होना है उसके बारे में है ये। Which of the following NABARD subsidiaries set an objective to provide credit facility to individual and other legal entities? कौन से इसमें से नाबार्ड के सबसे सब्सिडरी है जिसने सेट किया है प्रोवाइड कराने के लिए क्रेडिट फैसिलिटी, लोन की, उधार की फैसिलिटी इंडिविजुअल्स को एंड अदर लीगल एंटिटीज को, सबको? वो उसका नाम क्या होगा? नाम है उसका सब नाम समृद्धि। नाम समृद्धि जो है वो जो है प्रोवाइड कराती है क्रेडिट फैसिलिटी इंडिविजुअल्स को और लीगल एंटिटीज को। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है न्यूटन्स के सेकंड लॉ पे। न्यूटन ने न्यूटन्स क्यों कह रहा हूँ, न्यूटन ने जो है टोटल 3 लॉ दिए हैं, 3 सिद्धांत दिए हैं न्यूटन ने। उसमें से सेकंड वाला पूछ रहा है। सेकंड क्या है इसमें देखते हैं। पहला ऑप्शन, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड। यही आंसर है। जो ये नेक्स्ट है ऑप्शन देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन्स इन मोशन एट कांस्टेंट स्पीड, जब तक उस पर लगती नहीं। ये जो है फर्स्ट लॉ है इसका, न्यूटन्स का। Whenever an object exert a force on the second object exert an equal and opposite force on the first, ये जो है थर्ड लॉ है। फोर्स एक्सटेंडेड एंड कंप्रेस्ड स्प्रिंग समटाइम डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल, ये नहीं है। न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, 3 सिद्धांत दिए थे। पहला क्या कहता है? पहला सिद्धांत कहता है अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट जो है रखा हुआ है तो वो रखा ही रहेगा जब तक उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के हम उसे हिलाएंगे नहीं। सेकंड लॉ क्या कहता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उस पर हम फोर्स लगाएंगे तो वो रुक जाएगा या उसमें गतिशील हो जाएगा। थर्ड क्या कहता है? किसी को थप्पड़ मारो तो तुम्हारे भी चोट लगेगी और उसके भी चोट लगेगी। यही कहता है थर्ड लॉ। ये है हमारा सेकंड लॉ। सेकंड लॉ देखो, ये ऑब्जेक्ट है, इसको चला रहे हैं, धक्का मारे, F इक्वल्स टू ma, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाता है इसमें। ये जो चल रहा है ये देखो, ईच फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम एड टू प्रोड्यूस द नेट फोर्स, मतलब उसे धक्का मारा जा रहा है तो उससे एक्सेलरेशन हो रहा है, स्पीड जो है उसकी बढ़ रही है। ये जो है सेकंड लॉ है। फर्स्ट लॉ है अगर कोई चीज पड़ी हुई है जैसे वो पड़ी रहेगी जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता। जैसे कि तुम लोग पढ़े हो, पढ़ना है तो पढ़ना नहीं है, जब तक कि बाप आके डंडे नहीं मारेगा तब तक तुम्हारी पढ़ाई शुरू नहीं होती, वैसे ही हो जाता है।
अगला क्वेश्चन आता है एन आंट बाइट इज एसिडिक इन नेचर, विच एसिड इज प्रेजेंट इन आंट बाइट? कौन सा एसिड जो होता है प्रेजेंट होता है आंट बाइट में? वो होता है हमारा फॉर्मिक एसिड, जो कि प्रेजेंट होता है आंट बाइट में। ठीक, चींटी की इमेज भी है क्या? हाँ है, तो चींटी की इमेज भी है। ऑन्ट वाइट में कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। ऐसे ही ऑक्सैलिक एसिड जो होता है, ये ऑक्सैलिक एसिड किसमें होता है? लीव्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और नट्स में होता है। लैक्टिक एसिड लैक्टोज वाला जो होता है ये दूध वगैरह में रहता है। इन विच मंथ इज द हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया? पहले तो ये बताओ हॉर्नबिल फेस्टिवल होता कहाँ है? हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है, ये फेस्टिवल कहाँ का है? नागालैंड का है। कौन से मंथ में होता है ये? नागालैंड की ट्राइब्स करती हैं दिसंबर में। कब से कब तक? 1 से 10 दिसंबर तक ये फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में। और कहाँ पे होता है नागालैंड पे? पर्टिकुलर कहाँ पे? नागा हेरिटेज, नागा हेरिटेज विलेज किसामा, नागा हेरिटेज विलेज किसामा में कराया जाता है ये। अब आता है सेंसस का क्वेश्चन। सेंसस का क्वेश्चन कल भी था, मतलब एक ही सेट में दो सेंसस के क्वेश्चन पूछ लिए उसने। Which of the following union territories of India has the least population density? सबसे कम population density कहां पर है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी या फिर चंडीगढ़? तो इसका आंसर हो जाएगा ये अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप नहीं। अंडमान एंड निकोबार में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कुल 46 है मीटर स्क्वायर, मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर में कुल 46 लोग पाए जाएंगे। जब सबसे हाईएस्ट है यूटीज में, वो होगी दिल्ली की। दिल्ली की सबसे हाईएस्ट है। और स्टेट में अगर करें तो सबसे ज्यादा सबको पता ही है, बिहार उसमें टॉप पे है, जिसमें टोटल जो है 1100 कुछ है, 1106। ये देखो लिस्ट जो यूटी में है, अंडमान में 46 हाईएस्ट, दिल्ली में पॉपुलेशन डेंसिटी। बिहार में अगर स्टेट की बात करें, स्टेट की बात करें तो बिहार में 1106 हाईएस्ट है। लोएस्ट अगर करें तो अरुणाचल प्रदेश में 17 है। ऐसे ही सेकंड नंबर पे जो है वो आ जाता है बंगाल, जिसमें 1028 है। यूपी में 829 है। ऐसे ही लोएस्ट में देखें तो मिजोरम में सेकंड नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश के बाद, जो कि 52 है। सिक्किम में 86 आती है। नागालैंड में 119 है। मणिपुर में 122 है। In January 2024, Sarbanand Sonowal launched the Hrithik Nauka Guidance River Cruise Tourism Roadmap 2047 and at the Inland Waterway Development Council। कहाँ पे? Inland Waterway Development Council कहाँ पे किया गया है? ये कोलकाता में हुआ है। किसने किया है लॉन्च? सर्बानंद सोनोवाल। कौन है ये? कमेंट में बताना। इमेज those are formed on the screen is termed as लल्लू सवाल। जो स्क्रीन पे हमारी जो इमेज बनती है वो कौन सी होती है? रियल, वर्चुअल, इमेजिनरी कैसे हो जाएगी? इमेजिनरी नहीं होगी। इमेज रियल इन सम केसेस वो होती है रियल इमेज। सम केसेस क्या हमेशा रियल ही रहेगी। और वर्चुअल इमेज जो बनती है वो प्लेन मिरर पे बनती है। आसिफ अली जरदारी वो टुक द ओथ एज अ प्रेसिडेंट ऑफ 14th प्रेसिडेंट कहाँ का? पाकिस्तान के। उसको मार्च 2024 में उन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इसने आसिफ अली जरदारी ने, जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान का 14th, उसने किसको रिप्लेस किया है? वो है आरिफ अलवी। उससे पहले कौन था क्रिकेटर? उसका नाम बताना। Which of the following data sources is used for estimating extreme poverty in India? कौन सा डेटा जो है यूज होता है जिसमें हम पावर्टी के बारे में जान सकते हैं? कौन सा डेटा है वो है हमारा हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे। इसमें क्या होता है? एक व्यक्ति को जो गरीब गरीब जिसे माना जाता है, जब उसकी आय या जरूरत को पूरा करने के लिए एक आवश्यक न्यूनतम स्तर से नीचे अगर वो है, एक न्यूनतम स्टेज जो है उसके लिए सेट कर दी गई है, अगर वो उतना भी अपने लिए कैपेबल नहीं है अपनी फैमिली को करने के लिए, तो वो पावर्टी की रेंज में आ जाता है। और भारत में जो ग्रामीण में वो 25.7% है नीचे, और शहर में 13.7% जो है वो पावर्टी से नीचे लाइन में है। डैश इज द kind of quantitative and qualitative process of change which can be measured in। क्या है वो है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन जो है चेंज से देख लो, चेंज किस में होता है? जब किसी चीज में चेंज होता है तो एवोल्यूशन ही तो होगा ना, कहीं से कहीं चेंज हो रहा है, डेवलपमेंट थोड़ी होता है, वो तो विकास होता है, वो चेंज नहीं होता। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट वुमेन स्नाइपर ऑफ द बॉर्डर बीएसएफ की 2024 में? वो बनी है हमारी, क्या नाम है उनका नाम है सुनीता, ये सुमन कुमारी। सुमन कुमारी जो है सब इंस्पेक्टर है बीएसएफ की, INSPECTOR, सब इंस्पेक्टर है बीएसएफ में।
और इन्होंने जो है 8 हफ्ते की ट्रेनिंग ली है, 8 वीक ट्रेनिंग करी है स्नाइपर की। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी कहाँ पे करी गई है? मध्य प्रदेश में करी है इन्होंने इंदौर। इंदौर के CSWT संस्था है, उसमें इन्होंने अपनी शूटिंग की वो करी है, ट्रेनिंग करी है। 8 वीक के अंदर जो है पहली वुमेन बनी है जो स्नाइपर होंगी। क्या नाम है? सुमन कुमारी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आज का। द आइडिया ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहां से लिया गया है? सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो प्रियम्बल में लिया गया है, सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में जो लिया गया है वो कहां से लिया गया है? रशिया से। इजी क्वेश्चन है, रशिया से लिया गया है। ऐसे ही एक जो है जापान रेवोल्यूशन हुआ था, इसमें जापान रेवोल्यूशन कब हुआ था? ये हुआ था 1868 से 1869 के समय में, आई थिंक। हाँ, वैसे उसका करना क्या है हमें तो रेवोल्यूशन पूछा ना, ये हो जाएगा ठीक। ये हमने 2 दिसंबर 2024 के जो सुबह की शिफ्ट थी 9 बजे से 10:30 बजे वाली, वो पूरी खत्म कर ली है। उसके लिए मेरे को जो है तुम्हें क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। पूरी हमने कंप्लीट कर ली है। तब तक के लिए थैंक्स, लव यू फॉरएवर।